सुदृढ़ अर्थव्यवस्था राज्य के सुप्रबंध पर निर्भर करती है। इसमें राज कर्मचारियों का ही योगदान रहता है। अतएव राज्य अधिकारी इस प्रकार जन सहयोग से राज्य को ऐश्वर्यशाली बनाए कि जन असंतोष न बढ़े, जनता का प्रसन्नतापूर्ण औद्योगिक सहयोग प्राप्त हो। यहाँ पर आचार्य का संकेत राज्य की कर व्यवस्था की ओर है कि इस प्रकार के कर लगाए जाएं जो जनता के दुख के कारण न बने। जनता उत्साह प्रसन्नता के साथ कर में योगदान करे। उसे कर वंचना टैक्स चोरी करने पर बाध्य न होना पड़े। कर सर्वप्रिय होने चाहिए। राज्य इंद्रिय जय, अपनी इंद्रियों पर अपना आधिपत्य बनाए रखना राज्य की स्थिरता का सबसे बड़ा आधार है। इंद्रियजय व्यवस्था ही राज्य को दीर्घजोगी बनाती है। राज्याधिकारियों की विषय लोलुपता या स्वार्थ परायणता राज्य को निर्बल बना देती है। जब राज्य कर्मचारी प्रजा धन ऐंठने लगते हैं और उसे राजकोष में जमा नहीं करते हैं तो प्रजा में विद्रोह होता है। राज्य की अर्थव्यवस्था जर्जर हो जाती है। इस प्रकार राज्य के प्रत्येक कर्मचारी का इंद्रियजय होता आवश्यक है। ऐसे लोग जो चरित्रहीन है, यहाँ चरण का अर्थ व्यापक रूप में लिया गया है कि व्यवहारों के कारण राज संस्था कभी सुरक्षित नहीं रह सकती है। इंद्रियों पर विजय न पाने वाले राज्य अधिकारी लोग जनता को राज्य का शत्रु बना देते हैं। आम इंद्रिय राज कर्मचारियों की भूलें स्नान करके अपने ही ऊपर धूल फेंकने वाले हाथी के समान राज्य संस्था को मलिन बना देने वाली होती है। विषय लोभी राज कर्मचारियों को भूने अपनी राज्य संस्था को अपयश दिलाने वाली, उसे अश्रद्धेय तथा घृणास्पद बना डालने वाली हो जाया करती है। इस श्लोक का एक रूप राज्य से मूलमिंद्रिय जय भी है। इंद्रिय जय से मूलन विनय, विनय के द्वारा ही इंद्रियों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। विनीतों की संगत में रहकर उनसे शासन संबंधी सत्यासत्य का विचार सीख कर, सत्य को पहचान कर, सत्य के माध्यम से मधुमेह होकर, अहंकार त्याग कर, सत्य के बोझ के नीचे दबकर नम्र हो जाना ही विनय। पार व्यवहार कुशलता, सुशीलता, शिष्टाचार, सहिष्णुता, उचित वृत्ता, न्याय बोध तथा कार्य विवेक आदि सब विनय के ही व्यावहारिक रूप माने गए हैं। विनयी मनुष्य की इंद्रियां उसकी सुविचारित स्पष्ट आज्ञा के बिना संसार में कहीं एक पैर भी नहीं डालती है। उसकी इंद्रियों के पैरों में नम वह भारी श्रृंखला पड़ी रहती है जो उन्हें कुमार्ग पर जाने ही नहीं देती है। नम्रता, सुशीलता आदि सब विनीत धर्म है। मन के धर्म परायण होते ही इंद्रियां अपने आप विजित हो जाती है और आत्मसमर्पण करके रहने लगती है। विनयी मनुष्य अपनी स्थिरता तथा धीरता के प्रभाव से अपनी इंद्रियों पर अधिकार कर लेता है। अविनीत मनुष्य उदंत होता है। उसकी इंद्रियां प्रत्येक समय उसे अधिकारहीन कार्यों तथा अनुचित योग के लिए विवश करती है। राज के अधिकारी जनता के साथ विनम्रता का व्यवहार कर राज को स्थायित्व रूप दे सकते हैं। वह जनता के साथ नम्रता का व्यवहार करे, अन्यथा जनता विद्रोह कर देगी। विनय से मूलन वृद्धोप सेवा, ज्ञान वृद्धों प्रकांड विद्वान जो ज्ञान के कारण बूढ़े हो गए हैं। देवा विनय का आधार है। जो लोग ज्ञानवृद्ध है उनकी सेवा करने से ही विनय का जन्म होता है। मनुष्य को विद्वानों की संगति करना चाहिए। उनके पास संचित ज्ञानपन को प्राप्त करना चाहिए। दंड नीति तथा व्यवहार कुशलता के पाठ बुद्ध व्यक्ति से ही सीधे जा सकते हैं। राजा और राज कर्मचारियों को भी विनय पूर्वक विद्वानों की सेवा कर उनसे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। वृद्ध सेवा या विज्ञानम, बुद्ध पुरुषों की सेवा के द्वारा मनुष्य व्यवहार कुशलता का ज्ञान प्राप्त करता है। उनसे ही कर्तव्य को पहचान पकड़ना जान सकता है। जब मनुष्य आग्रह और श्रद्धा से ज्ञानवृद्धों के पास निरंतर उठता बैठता रहता है, उनके वातावरण का अंग बनकर रहता है, उन्हें अपनी भूसे बताने और उन पर निश्चिंत टोकते रहने का असीम अधिकार देकर रखता है, तो वह वृद्धों की श्रद्धामय सेवा से विनय प्राप्त करता है और उसमें कार्य कुशलता भी आ जाती है। विज्ञानेनात्मानं सम्पादयेत्, राज कर्मचारी राज शासन करने वालों के लिए आवश्यक है कि वह व्यवहार कुशलता प्राप्त करने के बाद अपने आप को योग्य शासक बनाए। चतुर शासक बनना ही राजा के लिए है। इसके साथ साथ शासन विभाग में ऐसे लोगों का संपादन किया जाए, नियुक्त किए जाएं, जो अपना पद स्वार्थ साधन का मार्ग न बनाकर सेवा भाव से कार्य करें, महत्वपूर्ण कार्यों में विलंब न करें। ऐसे शासकीय कर्मचारियों के बल पर ही राजा का शासन दीर्घायु प्राप्त करता है, अन्यथा विपरीत होने पर राज अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है। संपादितात्मा जितात्मा भवति, पास को उचित सत्य व्यवहार करना सीख लेने वाला ही जितेंद्रिय हो सकता है, तब वह अपने कर्तव्य का पालन कर सकता है। मनुष्य की सत्य निष्ठा या कर्तव्य परायणता ही उसकी जितात्मता होती है। मनुष्य के अंतरात्मा की प्रसन्नता, निर्मलता, स्वच्छता ही उसका जितात्मा होना ही विजय है। नीति तथा विज्ञान से युक्त मानव को संपादितात्मा कहा गया है। सत्य ही नीति का सार या सर्वस्व है। सत्य के बिना मनुष्य का आरंभ विकास नहीं होता है। सत्य दर्शन के बिना समस्त प्रजावर्ग में राजा अधिकारियों की वह आत्मबुद्धि नहीं हो सकती है जो एक अच्छा लोक पानी राज्य लाने वाले राजाओं या राज्याधिकारियों की अनिवार्य आवश्यकता है। जो राज्याधिकारी या कर्मचारी
कर्मचारी अपने पर ही स्वयं शासन नहीं रख सकता है, वह औरों पर क्या शासन करेगा। जितात्मा सर्वार्थः सायुज्येत। जितात्मा नीतिवान लोग अपनी समस्त संपत्तियों से संपन्न होकर रहते हैं। यह प्रकृति और ईश्वर का नियम है। जितेंद्रिय लोग जिन काम में हाथ डालते हैं उसे पूरा करके समस्त संपत्तियों से संपन्न हो जाते हैं। ऐश्वर्य और सिद्धियां जितेंद्रियों के पास जाने के लिए उतावली हो जाती है। ये लोग सामाजिक कार्यों को अपनी निश्चित मानसिक स्थिति के सहारे से पौरव के साथ करने की योग्यता जाते हैं। इसीलिए काम विजय संपत्ति के अर्जन से पहला काम है। राज संस्था जितेंद्रिय लोगों का सपोवन है। राजकीय गुणों से रहित लोगों का राज्याधिकार तो एक प्रकार का ठेका होता है। राजा का अयोग्य हाथों में का जाना राष्ट्र महान दुर्भाग्य है। इस श्लोक का एक रूप तामा सज्जते भी है। अर्थ संपत्ति प्रकृति संपदन रोती। राजाओं की अर्थ संपत्ति से प्रजा की भी संपत्ति में वृद्धि स्वाभाविक रूप से हो जाती है। शासन की सुव्यवस्था राजा प्रजा दोनों को संपन्न बना देती है। राज्य की आर्थिक संपन्नता या उसका ऐश्वर्य लाभ ही न की वर्ष बुद्धि कर सकता या प्रजा को राज्य संस्था में अनुरक्त बनाकर रख सकता है। यदि राजा राज्य कर्मचारी नीतिवान विनय और जितेंद्रिय होते हैं तो फिर प्रजा भी इस सब गुणों से संपन्न हो जाती है। प्रजा राज्य के चरित्र के अनुसार ही अपना चरित्र बनाती है। राशि समिनी श्रमिष्ठा पाए पापा स्वयं क्षम। राजान्मनु वर्तन्ते यथा राजा तथा प्रजा। राजा के धर्मात्मा होने पर प्रजा धर्मात्मा, पापी होने पर पापी, सम होने पर सम बन जाती है। प्रजा तो राजपुरी का अनुसरण किया करती है। जैसा राजा होता है वैसी ही प्रजा बन जाती है। इस श्लोक का एक रूप स्वामिनम्पित प्रकृति संपदन करोति भी। प्रकृति संपदा होना एक राजन नियते। प्रजा के नीति संपन्न होने पर किसी कारणवश राजा का अभाव हो जाने पर भी राज्य ठीक ढंग से चलता रहता है। नीतिमान राजा के अभाव में मंत्रीगण राजमचारी तथा कर देने वाली प्रथा के प्रमुख पुरुष भी राजोचित नीति विनय कर्म कौशल न्याय कार्यकारी विवेक से संपन्न हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में राजा के असाध्य रोगी या अकस्मात अंत हो जाने पर भी उस राज्य का परिचालन बना रहता है। देश का जनमत योग्य राज्य माँ के प्रभाव से सुशिक्षित होकर स्वयं ही राज्य संस्था का संचालन बन जाता है। बात यह है कि जनमत के अतिरिक्त राज्य सत्ता को जन्म देने वाली और कोई शक्ति नहीं होती है। प्रकृति कोशः सर्वकीपेभ्यो गर्यान। समस्त रूपों में सबसे भयंकर रूपों प्रकोप जनता का रोष होता है। मंत्रियों रामाचार्यों प्रजा में राज्य के विरुद्ध रोष उत्पन्न हो जाना समस्त नवों से भयंकर है। प्रजा की शुभेच्छा और स्वीकृति ही राज्य संस्था का मूल है। जनमत में राय संस्था के संबंध में लोभ या रोष उत्पन्न हो जाना राज्य संस्था के लिए महा अनिष्टकारी है। जब प्रजागण राज्य के दुष्प्रवृत्त तथा दृष्ट राजकर्मचारी भेड़ियों के उत्पीड़नों से त्रस्त को हाथ में न लेने के लिए विवश कर दिया जाता है, तब राज्य संस्थाओं के नष्ट होने में एक क्षण भी नहीं लगता है। एक तलवार लगने की देर होती है और राज्य संस्था धूल में मिल जाती है। अविनीत स्वामिला भादत्वा मिलाभः श्रेयान। अयोग्य व्यक्ति को राजा बनाने की अपेक्षा किसी को राजा न बनाना अधिक अच्छा है। अयोग्य राजा से राज्य को पंचायती राज्य प्रजातंत्रीय व्यवस्था का रूप देना बेरस्कर है। नीतिहीन सत्यदीन समुद्धत अन्यायचारी स्वार्थी बनाने के लिए कोई उपयुक्त मिले तो राजा बनाने की योग्यता तथा अधिकारों शिक्षित जनमत का अनिवार्य हो जाता है को अपने ही दो में रखते गणतंत्र की स्थापना करे। किसी को राजा बनाना राष्ट्र की अनिवार्य आवश्यकता नहीं है। इस श्लोक का एक रूप अविनीत स्वाम्यावाद स्वामिलाभः श्रेयान भी है। संपाद्यात्मान मनविच्छेद सहायवान। राजा अपने को राजोचित गुण से संपन्न बनाकर अपने ही जैसे गुणी सहायकों राज्य कर्मियों को साथ रखकर राजकाज करे। शाह राज्याधिकारी पहले अपने आप को अपनी इंद्रियों को तथा मन को नीति सत्य विनय आदि शासकोचित गुणों से संपन्न बना ले, तब ही राज्य संस्था में हाथ लगाएं और तब योग्य गुणी साथियों को साथ लेकर कार्य भार संभाले। इस श्लोक का एक रूप संपाद्यात्मान मनविच्छेदत सहायान भी है। ना सहाय से मंत्र निश्चय। मंत्री परिषद की बौद्धिक सहायता से ही अकेला राजा शामक अपने कर्तव्य का उचित निर्णय नहीं कर सकता है। राज्याधिकारियों को प्रभावशाली बुद्धिमान मंत्रियों की आवश्यकता रहती है। इसमें सहायकों की अनिवार्य आवश्यकता है। राज्य की समस्याएं समस्त प्रजा की समस्याएं होती है। इसलिए राजा या राज्याधिकारी लोग अपने राज्य में व्यवहार कुशल चरित्रवान सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमानों का चयन कर उनके अनुभवों से लाभ उठाकर अपने राष्ट्र को विपत्तियों से बचाएं और संपन्न करें। राजा को व्यवहार कुशल सदाचारी विद्वानों को सदा अपना सहयोगी बनाए रखना चाहिए। राष्ट्रीय कर्तव्यों के विषय में इन सब लोगों का एकमत्य हो जाना ही मंत्र कहा गया है। नैकं चक्रं परिभ्रमयति। जैसे रथ का एक अकेला पहिया रथ को नहीं चला पाता है, उसी
प्रकार मंत्रिपरिषद विहीन या एक तंत्रीय राज का रथ नहीं चलता है। सार्वजनिक कार्यों में अकेले मनुष्य की कोई प्रतियोगिता नहीं होती है। अकेला राजा केवल चाटुकारों के बल पर शासन करता है, अर्थात उसके साथ योग्य मंत्रिपरिषद नहीं है, तो ऐसी शासन व्यवस्था जनता द्वारा उखाड़ कर फेंक दी जाती है। राज राजा की पारिवारिक संपत्ति नहीं होती है, वह तो जनता की धरोहर होती है। इस श्लोक का एक रूप नैकन चक्रन परिभ्रमति भी है। सहायः सम सुख दुख, सुख दुख दोनों में बराबर साथ देकर कार्य करने वाला मंत्री हो सर्वोत्तम सहायक माना जाता है। सुख दुख की एक सी अनुभविता, दुख का एक सा प्रतिक्रमा ही सहायक कहा गया है। सुख दुख में तटस्थ रहने वाला सहायक हितैषी नहीं माना जा सकता है। सहायक सम शक्तिहीन शक्ति तथा प्रबल शक्ति 3 प्रकार के हो सकते हैं। यह भेद उनकी परिस्थिति पर निर्भर करता है। दोनों प्रकार के सहायक समान भाव से अपनाने योग्य होते हैं। इस श्लोक का एक रूप सहायः समो दुख सुखः भी है। मानी प्रतिमान इन्मात्मनि द्वितीय मंत्रम उत्पादयेत। विवेकशील स्वाभिमानी राजा प्रबंध संबंधी जटिल समस्याओं के आने पर अपने प्रतिमानी विचारों द्वारा निष्कर्ष निकाल लिया करे और फिर उसी अनुरूप आचरण करे। राजा विचारण यह समस्या के अनुकूल प्रतिकूल दोनों रूपों करने न करने अथवा समस्त परिमाणों पर दृष्टि डालने के लिए उपस्थित विचार कर्तव्य का विरोध करने वाली प्रतिकूल युक्तियों द्वारा अपने निर्णय को अभ्रांत तथा अखंडनीय रूप देकर कर्तव्य का पालन करें। वह इन कार्यों के विषय में अनुकूल प्रतिकूल दोनों पक्षों को स्वयं ही सम्मति मांगने और स्वयं ही सम्मति देने वाला विभागात्मक बनकर निर्णय करें। इस श्लोक का एक रूप मानी प्रतिपत्तिमानात्म द्वितीय मंत्रिन भी है। 15 स्वीप्राज्ञ समृद्ध उत्साही प्रभाव संपन्न कष्ट सहिष्णु कठोर कर्मा पुचिनिष्ठ व्यवहारी तथा राज संस्था के साथ अनुराग रखने वाला राष्ट्रवासी व्यक्ति भी होना चाहिए। अविनीत स्नेहमान मंत्रे कुर्वीत। कार्य की गुरुता उसके संपादन की योग्यता अयोग्यता ही कर्ता की शक्ति की कल्पना होती है, उसी से उसे योग्य या अयोग्य ठहराया जाता है। कालों को निपुणता ही मंत्रियों का सामर्थ्य माना गया है। तस्तमुपधाधन गशिनन कुर्वीत। तर्कशास्त्र पांडनीति वार्ता आदि गुणों में पारंगत तथा गुप्त रूप से सी हुई परीक्षाओं में खरा प्रभावित होने वाले व्यक्ति को ही मंत्री पद पर नियुक्त करना चाहिए। मंत्रम नाह सर्वारंभा। भविष्य में किए जाने वाले सब कार्य चित्त से ही होते हैं। विशेषज्ञों के साथ उन कर्मों की विधियों साधनों तथा कर्ताओं की चिंता ही समस्त कर्मों की मूल प्रारंभिक आधारशिला है। हम के समस्त उपक्रम विवेक पूर्वक होने पर ही समीचीन होते हैं। उनके पादक होने का सुनिश्चित विश्वास हो जाता है। सोचकर किए हुए कर्म ही समीचीन होते हैं। रक्ष कार्य सिद्धिर्भवति। किसी भी कार्य के संबंध की हित अहित संबंधी योजना को गुप्त रखने से हो कार्य सिद्ध हो पाता है। कायों के उद्देश्य उनके साथ उनके स्थान उनकी रखने से ही कार्य निविन होते हैं। ये कथा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें।